चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा सारंग में। फिर हम हाजिर हो गए एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं इसके झांसर का जो प्रैक्टिस सेट है, जो रेलवे स्पेशल प्रैक्टिस सेट है। हम आज प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, हम वहाँ PDF वगैरह सब डालते रहते हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से 2 घंटे में अपने कार्यालय तक पहुँचता है। वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कुल दूरी का 1/4 साइकिल से तय करता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ बस द्वारा कुल दूरी का 1/2 यानी कुल दूरी का 1/2 तय करता है और बाकी का 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलकर तय करता है। तो इस व्यक्ति की औसत गति क्या होगी? अब देखिए, हमने क्या माना कि दूरी उसका कितना है, x किलोमीटर है। दूरी को हमने माना कि x किलोमीटर दूरी चलता है। अब वो क्या कहता है कि वो अपने कार्यालय 1/4 साइकिल से इस दूरी का 1/4 हिस्सा यानी कि x/4 कह सकते हैं, x/4 हिस्सा साइकिल से चलता है। इसका आधा यानी कि x/2 किससे जाता है, x/2 बस द्वारा तय करता है। और बाकी का 5 किलोमीटर और बाकी का यानी कि x/4 और x/2 कंप्लीट कर गया तो बचा कितना? अब x दूरी में कितना बच गया, यानी कि x/4 हिस्सा वो पैदल चलता है, बाकी का रफ्तार चलकर। अब ठीक है, अब देखिए, पहला चाल जो चलता है ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। दूसरा चलता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है और दूसरा चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। इसे कुल समय कितना लगता है? टोटल समय की बात की जाए तो समय इसे 2 घंटा लगता है। कितना लगता है? समय इसे 2 घंटा लगता है। तो हम क्या करेंगे, x/4 यानी कि ये x/4 इंटू 4 से नीचे गुना कर देंगे। फिर x/2 इंटू 4 कितना है, 30 से गुना कर देंगे, प्लस x/4 इंटू 4 नीचे गुना कर देंगे। और इन सभी में कितना समय लग रहा है, तो 2 घंटे का समय लग रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा x/60 प्लस x/60 प्लस x/20 बराबर क्या हो जाएगा, 2। अब एलसीएम क्या ले लेंगे, एलसीएम हमारा हो जाएगा 7, तो ऊपर हो जाएगा x प्लस x, 20 × 7 तो ये हो जाएगा 3x बराबर कितना, 2। अब 1 2 3 दिन यानी कि 5x बराबर ये 60 उधर जाएगा तो 120 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया, x का मान हमारे पास 24 आ गया। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि औसत गति क्या हो जाएगी, तो 24/2 यानी कि 12 की गति हो जाएगी। तो 12 क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक थैले में 5 लाल गेंद है एवं कुछ नीली गेंद है। यदि एक तो लाल गेंद है, दूसरी क्या है, नीली गेंद, यानी कि रेड और ब्लू, क्या, रेड और ब्लू गेंद है, ठीक है। अब कह रहा है एक थैले में 5 लाल गेंद है। अगर मान लीजिए 5 लाल गेंद है, ठीक है, एवं कुछ नीली गेंद है। नीली हमको नहीं पता है, हमने इसको x मान लिया, हमको नहीं पता है, हम उसको x मान लिए। अब कह रहा है यदि एक नीली गेंद खींचने की प्रायिकता लाल गेंद की अपेक्षा दुगनी है तो नीली गेंद की संख्या क्या होगी। यानी नीली गेंद खींचने की प्रायिकता अगर इसका 1 है तो इसका 2 है, तो हमसे पूछ रहा है कि नीली गेंद कितना। अब देखिए, 5 बराबर 1 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 10 यानी कि 10 हो जाएगा। कितना होगा, यानी कि ये जो गेंद होगा वो 10 होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये 1 इसका दुगनी है, अगर ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है
कि दो रेलगाड़ियां जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा व 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं, एक दूसरे को 8 सेकेंड में पार कर जाती हैं। जब एक ही दिशा में जाती हैं तो तेज गाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री अनुभव करता है कि वह दूसरी गाड़ी को 30 सेकेंड में पार कर लेता है। तो गाड़ियों की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात करना है। देखिए पहला देखिए किस चाल से चल रही है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और दूसरा 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। टाइम पहला का 8 सेकेंड है और दूसरा का टाइम कितना है, 30 सेकेंड। बात को समझिएगा। जब ट्रेन अगर विपरीत दिशा में चलती है, मान लीजिए एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, ठीक है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन उधर से आ रही है, बात यही है। तो दोनों ट्रेनों की लंबाई को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यही करते हैं। अब पहला केस में हम क्या करेंगे, 75 प्लस 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 7 6 13, 135 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। लेकिन समय हमारे पास सेकंड में है, इसका मतलब है कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 135 गुना 5/18 से गुना करेंगे। अब हम इसे गुना करते हैं, 3 छक 18, 3 चौक के 12, 3 5 15, यानी कि 50 25 के 5, हाथ में 2, 5 के 20 2 22, यानी 225/6 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये क्या हो गया, ये लंबाई है L1 प्लस L2 की लंबाई है, ठीक है। अब हमारे पास कितना सेकेंड में पार करता है, 8 सेकेंड में। तो बस यहाँ पे 8 से हम गुना कर देंगे। जब 8 से गुना करेंगे तो 2 3 6, 2 चौके 8, ये हो जाएगा 3 7 21, 3 5 15, यानी कि ये हो जाएगा 75 चौके 300, यानी कि इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 300 मीटर। जब एक का डिस्टेंस 300 मीटर आ गया तो 300, हम ऑप्शन भी देखेंगे तो ऑप्शन में 2 ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है जिसमें दोनों का योग 300 मीटर है, 300 125 और 175, अब 300 मीटर आ गया, ठीक है। लेकिन दूसरा केस देखते हैं। अगर हमसे पहला का लंबाई पूछ रहा है तो कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस, अगर कोई भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती है, जैसे ये ट्रेन इधर जा रही है, ये भी ट्रेन इधर जा रही है, तो क्या करते हैं, उन दोनों की चाल को माइनस कर देते हैं। तो 75 में से 60 माइनस करेंगे कितना होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर इसे चेंज करेंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, लेकिन ये कितना टाइम ले रहा है, 30 सेकेंड, तो इसमें 30 से गुना करेंगे। 36 18, 6 5 30, 3 5 15, 50 25 5 125, 125 मीटर, यानी एक का लंबाई 125 मीटर आ गया। अब दोनों का लंबाई कितना है, 300 मीटर आ गया। तो L2 का कितना आ जाएगा, L2 का आ जाएगा 300 माइनस 125, यानी कि 175 मीटर। तो 125 और 175 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, तो टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई कितना है, 7 मीटर है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 7 मीटर है। यहाँ से 30 डिग्री का एक एंगल बन रहा है, तो यहाँ 30 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। जब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, और इन टोटल का लंबाई कितना दिया है, 47 मीटर। अब जब 47 मीटर टोटल का लंबाई है, तो ये 7 है, तो ये यहाँ तक 7 मीटर है, तो ये वाला लंबाई क्या हो जाएगा, ये वाला लंबाई कितना होगा, 40 मीटर होगा। बात को समझिएगा, ये वाला लंबाई 40 मीटर होगा। अब हमसे कह रहा है कि प्लेटफॉर्म से कितने दूरी पर स्थित है, यानी इस वैल्यू, इसका मान निकालना है, इसका और इसका, मान लीजिए इसका हमको वैल्यू निकाल। अब देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो और 90 डिग्री हो, तो 30 डिग्री के सामने हम ए मानते हैं और 60 डिग्री के सामने हम a√3 मानते हैं, ये वैल्यू मानते हैं। तो 30 डिग्री के सामने अगर 40 है, 30 डिग्री के सामने अगर 40 है, तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, 40√3 होगा। बात को समझिएगा, 30 डिग्री के सामने हम ए मानते हैं,
60 डिग्री के सामने हम a√3 मानते हैं। अगर 30 डिग्री के सामने 40 मीटर है तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा 40√3, यानी इसका जो लेंथ होगा इस वाले का लेंथ 40√3 हो जाएगा। तो यही हमसे पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40√3, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 600 रुपया को पी, क्यू और आर के बीच इस तरह विभाजन किया गया है कि पी को क्यू 3 है, पी क्यू और आर। कह रहा है कि पी को क्यू का 2/3 हिस्सा, पी को क्यू का 2/3 हिस्सा, यानी पी को अगर 2 ही मिलता है तो क्यू को कितना हिस्सा मिलेगा 3, 2/3 हिस्सा। क्यू को आर का 1/4 हिस्सा, क्यू को आर का 1/4 हिस्सा, यानी अगर क्यू को 1 मिलता है तो आर को 1/, हम कि देखेंगे यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, तो इसको 3 बनाने के लिए इसमें 3 से हम गुना करेंगे। जब इसमें 3 से गुना करेंगे तो हमको इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा। ये क्या हो गया 2 अनुपात, ये कितना हो गया 3 अनुपात, और ये हो जाएगा 4×3 12। अब देखिए 3 2 5, 12 5 17, 17 यूनिट का वैल्यू अगर 680 रुपया दिया है तो 1 यूनिट का वैल्यू 17 चौका 68, यानी कि 40 रुपया होगा। अब हमसे पूछा है कि आर को कितना रुपया मिला है, आर को कितना रुपया मिलेगा, तो 12 यूनिट, तो 12 गुना 40 यानी 12 चौक 48, 480 रुपया मिलेगा आर को। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 12 व्यक्तियों द्वारा स्कोर किए गए पॉइंट 6 7 8 ये है और इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए जब माध्यिका आपसे पूछे ना तो सबसे पहले दी गई संख्या जो दिया है हमारे पास दिया है 6 17 8 9 16 10 15 21 9 11 12 और 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 संख्या दिया है, यानी कि n कितना है 12। देखिए जब 12 संख्या दिया रहे यानी सम संख्या जब आ जाए माध्यिका में तो क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए आरोही क्रम में सजाना जरूरी है। आरोही क्रम में सजाएं, क्या करें आरोही क्रम में सजाएं। सबसे पहले छोटका नंबर, छोटका से लेके बड़का तक, छोटका से ओकरा से बड़का, ओकरा से बड़का, यानी अब देखिए हम सजाएंगे 6, 8 कई बार है 1 बार है तो 8 1 बार, 9 का कितना बार है ये 9 है, 9 2 बार है तो इसे 9 2 बार लिखेंगे। 6 8 9, 10 कितना है 1 बार है तो 10 लिखेंगे। 11 कितना बार है तो 11 1 बार है तो 1 11 बार। 12 कितना बार है तो 1 बार है 12। 12 से बड़ा कौन है 12 से बड़ा है 15 तो 15। उसके बाद 16, 16 के बाद क्या है 16 2 गो है तो 2 गो 16 लिख लेंगे। 16 के बाद 17, 16 के बाद 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक छूट रहा 21, लास्ट में है 21। ये हमारा आरोही क्रम में सज गया। जब n 12 जब संख्या सम हो तब माध्यिका में क्या करते हैं, माध्यिका निकालने के लिए हम करते हैं n बट्टा 2वां पद प्लस n बट्टा 2 प्लस 1वां पद बट्टे में 2। बात को समझिएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ से चलिएगा छठा पद आ गया तो ये छठा पद प्लस 1 7वां पद 1 2 3 4 5 6 ये आ गया तो छठा पद प्लस 7वां पद को जोड़ के 2 से भाग देंगे। छठा पद क्या है 11 है, 7वां पद कितना है 12 है बट्टे 2 कर देंगे। 11 12 कितना हो जाएगा 23/2। 11 12 23/2 आ गया। 23/2 का मतलब हो गया 11.5, यानी कि माध्यिका हमारे पास क्या आ जाएगा 11.5 आ जाएगा। जब संख्या सम हो, अगर विषम हो तो डायरेक्ट बीच वाला संख्या ले लेंगे वो हमारा माध्यिका आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11.5, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है, यानी अगर ये एक पाइप है वो 7/4 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप बी जो है पाइप पूरा भरने में, टैंक पूरा भरा होने पर इसे खाली कर सकता है,
यानी 21 घंटा 21/8 घंटा में खाली पड़ता है। ये भरने वाला है तो इसको प्लस लिख देते हैं, ये खाली करने वाला है तो इसे माइनस लिख देते हैं। दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब हमने 7/4 और 21/8 का एलसीएम हमने ले लिया, 7 और 21 का कितना हमने ले लिया 42। इसका एलसीएम 42 ले लिया तो ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 42/7, 7/4 यानी 7 6 42, 6 4 24। इसका एफिशिएंसी हो गया 24 का। इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 21 दूना 42, 8 दूना 16, यानी कि इसका क्षमता जो हो गया 16 हो गया। अब कहता है, अब मान लीजिए 42 लीटर पानी भरना है, इसका 2/3 खाली, मतलब कि 42 गुना 2/3 यानी कि 14 या 42, 14 दूना 28, यानी कि 28 जब खाली हो तब ये दोनों पाइप को खोला जाता है। तो हई तो भरेगा, हई खाली करेगा। मान लीजिए 24 लीटर पानी फेंका, तब तक 16 लीटर निकाल दिया, तो कितना यूनिट पानी बढ़ा। इन दोनों को चालू करने पर सिर्फ 8 यूनिट पानी ही उस टंकी में जाएगा। तो 8 यूनिट टंकी में जाएगा, हमको भरना है 28 यूनिट, तो कितना टाइम लगेगा 8 3 24 और 8 3 24, 4 बचा, 4 को ये आधा घंटा में भर देगा, तो 3 घंटा 30 मिनट लग जाएगा। कितना टाइम लगेगा 3 घंटा 30 मिनट। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो 3 घंटा 30 मिनट, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया। देखिए साइन 75 डिग्री का मतलब हो गया कि हम इसे लिख सकते हैं साइन 40 डिग्री, सॉरी साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। बात को समझिएगा। अब देखिए साइन ए प्लस बी फॉर्मेट में आ गया। हम जानते हैं कि अगर साइन ए प्लस बी हो तो हम क्या लिखते हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यही होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि ये इसी फॉर्मेट में खुलेगा। क्या खुलेगा कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। बस सॉल्व कर देना है। ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2, यानी कि 2√2 तो हमारा एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा √3 + 1, यानी कि साइन 75 डिग्री का मान √3 + 1/2√2 आपका होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में भी रख दें। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग और उनके आयु के बीच का अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनके आयु के बीच का अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है कि ए प्लस बी का जो अनुपात है वो ए माइनस बी के अनुपात के 7:1 है, यानी कि 7 गुना है। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, यानी कि अगर 5 वर्ष बाद की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी और इन दोनों का योग क्या हो जाएगा 5 5 10। इनका जो अनुपात है और इनका 1 माइनस बी का जो अनुपात है वो किस अनुपात में है 9:1 में है। ठीक है, अब देखिए जब हम सारे ऑप्शन देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि सारे ऑप्शन 5 के मल्टीपल में है। तो हमने क्या लिया कि अगर 5 × 7 बराबर अगर हमने 35 कर दिया तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये तो 5 का मल्टीपल है तो 35, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देख रहे हैं ए प्लस बी कितना आना चाहिए 35, तो अगर हम इसको 20 ले लिए और बी को 15 ले लिए तो 20 और 15 क्या हो जाएगा 35, और 20 माइनस अगर 15 हम यहाँ पे देखें तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि 20 और 5 15, 35 और 10
ये किस अनुपात में आ रहा है, तो ये आ रहा है 45 अनुपात में, a माइनस बी किस अनुपात में आ रहा है 5। अब देखिए जब इसको हम काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 9 45, यानी कि 9:1 में आ रहा है। इसका मतलब है कि बड़े वाले का जो उम्र है यानी कि ए का जो उम्र है वो कितना साल है 20 वर्ष, और बी का उम्र कितना हो जाएगा 15 वर्ष। तो हमसे पूछा है कि बड़े वाले का उम्र क्या हो जाएगा, तो बड़े वाले का उम्र हो जाएगा 20 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कह रहा है कि यदि 3 के पावर x माइनस 1 बराबर 18 हो तो x के पावर x का मान क्या होगा, यही पूछ रहे हैं। देखिए इसका मतलब है कि x का हम वैल्यू क्या रखें कि ये 18 को सेटिस्फाइड कर जाए, यानी 18 आ जाए। तो हमने देखा कि यहाँ पे अगर हम x का मान अगर हम 3 पुट कर देते हैं तो 3 के पावर 3 माइनस 3 के पावर 3 माइनस 1 होगा, यानी कि ये हो जाएगा 33 का 9 3 27, और 3 के पावर 3 माइनस 1 यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 9, यानी ये 18 आ जा रहा है, यानी कि x का मान 3 सही है। अब x के पावर x का मान पूछ रहा है तो 3 का पावर 3 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि यदि किसी 29 सदस्य समिति में से एक नए सदस्य आ जाने से सदस्यों की औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है, बढ़कर 31 वर्ष हो जाती है, तो नए सदस्य की आयु क्या होगी। यानी पहले 29 सदस्य का जो औसत था वो कितना था 30 था, अब एक आदमी आ गया तो 30 साल से 30 आदमी हुआ, वो औसत कितना बढ़ गया 31 हो गया, यानी यहाँ भी कितना बढ़ा +1, यहाँ भी कितना बढ़ा +1, तो ये क्या हो जाएगा 1 गुना 29 प्लस 31 गुना 1, यानी कि 29 और 31 को जोड़ देंगे, 29 प्लस 31 को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 साल आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा है कि 29 सदस्य का औसत आयु 30 वर्ष है, तो इन दोनों का क्या गुणनफल क्या हो जाएगा 9 3 27 के साथ हाथ में 2, 3 दूना 6 2 8, यानी इन सभी का औसत योग क्या हो जाएगा, औसत योग 870 हो जाएगा। और इसका हम देखें तो 3 एकम 3 3 के 9, यानी कि 930 हो गया। अब इन दोनों का अंतर कितना है, तो 60 वर्ष है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 60 साल। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक समभुज की एक भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर है और उसके विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। एक समबाहुभुज है, ठीक है, ये एक दूसरे को समकोण पे विभाजित करते हैं, यानी ये जो एंगल होता है ये समकोण पे विभाजित करते हैं। मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, डी है और ये बिंदु ओ है। इसकी एक भुजा 26 है, दूसरा विकर्ण का है, विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर होगा, तो ये 24 होगा और ये 24 होगा, तब जाके 48 होगा, यही होगा। ये समकोण पे एक दूसरे को काटते हैं, तो ये हमारे लिए कर्ण हो गया, ये हमारे लिए लंब हो गया और ये क्या हो गया आधार हो गया। तो आधार हम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं कि पाइथागोरस फॉर्मूला कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। अगर हमको आधार निकालना है तो कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो आधार निकल जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट होता है कि 24 10 26, ये ट्रिपलेट होता है, यानी एक 24 है एक 26 है, तो एक क्या हो जाएगा इसका लंबाई 10 हो जाएगा, ये ट्रिपलेट होता है। जब इसका लंबाई 10 होगा तो इसका भी लंबाई 10 हो जाएगा। जब इसका लंबाई 10 है, इसका लंबाई 10 है, तो टोटल एसी का लंबाई कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। या आप कैसे निकाल सकते हैं 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो आपका 10 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं,
तो धनराशि क्या होगी, यानी मूलधन हमसे पूछ रहा है। रेट हमारा कितना दिया है, 5%। टाइम हमारे पास क्या दिया है, 3 ईयर, 3 वर्ष। हमारे पास अमाउंट क्या दे दिया है, 1261। ठीक है, हम कुछ नहीं जानते, हम जानते हैं कि रेट को पकड़ते हैं 5% का मतलब होता है कि 5/100 यानी कि 1/20। नीचे वाले को हम प्रिंसिपल मानते हैं, ऊपर वाला जोड़ के अमाउंट कर देते हैं। तो यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या आ जाएगा, 20 से 21। 3 साल की बात है तो 3 बार इसको हम लिखेंगे। अब देखिए डायरेक्ट देखिए, 2 दूना 4 दूना 8, ये कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल हमारा 8000 आ गया, यानी कि अमाउंट कितना है 1261। अमाउंट हमारा 1261 है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 8000। हमको प्रिंसिपल से ही लेना है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि अल्फा और बीटा समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के, और गामा और डेल्टा समीकरण p² प्लस qx प्लस r बराबर 0 के मूल हैं, और d1 और d2 इनके सापेक्षिक विविधकर है। यदि अल्फा बीटा गामा डेल्टा समांतर श्रेणी में है तो d1/d2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहला बात कर रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये दो अल्फा के मूल हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा को हम जानते हैं -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। पहला बात, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे हमको दिया है कि px² प्लस qx प्लस r बराबर 0 हो, तो यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा देखें तो क्या हो जाएगा, माइनस का q/p, और अल्फा इंटू बीटा देखें तो ये क्या हो जाएगा c/c, यानी कि r/p। यही होगा, ये वैल्यू होगा। ठीक है, अब देखिए -b/a, इसके दो मूल हैं। अगर हमने मान लिया कि एक अल्फा है, ठीक है, हमने मान लिया कि अल्फा बीटा गामा और एक डेल्टा है, क्या नाम है, डेल है। अल्फा को हमने 1 मान लिया, बीटा को हमने 2 मान लिया, गामा को 3 और डेल्टा को हमने 4 मान लिया। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 3 के बराबर हो जाएगा। c/a, c क्या है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 2 गुना 1 यानी कि 2। यहाँ से -b/a बराबर 3 आ गया और c/a बराबर 2 आ गया। अब यहाँ से अल्फा 3 है, ये 4 है, तो ये 3 + 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, क्या करते हैं यहाँ से d1/d2 निकालेंगे, तो d1 क्या हो जाएगा b² - 4ac, और d2 हो जाएगा q² - 4pr, यही हो जाएगा। अब देखिए b² का वैल्यू अगर हम निकाल लें तो यहाँ से b का वैल्यू निकालेंगे तो ये 3a का माइनस का 3a हो जाएगा, यानी कि -3a का स्क्वायर -4a, और c का वैल्यू यहाँ से निकालें तो 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a बट्टे में। अब देखिए q का वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस का 7p, तो माइनस का 7p का स्क्वायर -4p इंटू, यहाँ से अगर p का वैल्यू निकालें, यहाँ से अगर p का वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, p का वैल्यू 4pr, सॉरी यहाँ से r का वैल्यू निकालें, r का वैल्यू तो ये हो जाएगा 12p, तो ये हो गया 12 का p। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का 9 स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बट्टे ये 7 7 49p के स्क्वायर, 49p का स्क्वायर माइनस 12 चौके 48p का स्क्वायर, यानी कि 9 में से 8 गया, एक a² बटा 49 में से 48 गया p²। हमारा आंसर क्या आ गया a² बटा p², यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया, a² बटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए एक ही दर पर उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 प्राप्त किए, तो ब्याज की दर क्या थी, साधारण ब्याज की बात की गई है। 5000 रुपया दिया है 2 वर्ष के लिए, रेट हमको नहीं पता है, हम जानते हैं कि SI बराबर
PRT अपॉन 100 होता है। तो P यानी कि मूलधन, दर गुना दर हमको नहीं पता है, टाइम पता है, प्लस 100 प्लस। अब करते हैं फिर किसको दिया, C को 3000 रुपया देता है, 4 वर्ष के लिए देता है, रेट नहीं पता हमको, बट्टे में 100 और दोनों से साधारण ब्याज के रूप में कितना पैसा वसूलता है, तो 2200 रुपया वसूलता है, 2200 वसूलता है। अब देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 दूना 100R प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 30 चौके 120R बराबर 2200 है। तो ये हो जाएगा 100 200 220R बराबर 2200। तो 220 से 2200 10 बार में कट गया, यानी कि रेट हमारे पास कितना आ गया, 10% रेट आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि 4 के पावर 428 प्लस 3/6 का शेषफल क्या होगा, हमसे पूछ रहा है शेषफल क्या होगा। देखिए तो इसे हम लिख सकते हैं 4 के पावर 428/6 प्लस 3/6 लिख सकते हैं। अब 3/6 में रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो 4 के पावर 428 को 2 गुना 2 के पावर 428 लिख सकते हैं, बट्टे में 6 प्लस ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम काम करते हैं, इसको लेते हैं। अगर 2 गुना 2 का पावर इतना है तो ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 428/6 लिख सकते हैं। तो ये कहाँ से आ जाएगा, ये गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, यानी कि 856/6। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2 के पावर 856 नीचे वाले को 2 गुना 3 लिख सकते हैं। जब 2 गुना 3 लिखेंगे तो हम जानते हैं 1 के पावर m बटा 1 के पावर n हो, तो 1 के पावर m माइनस n होता है, यानी कि ये 2 को ऊपर ले जाकर हम माइनस कर देंगे, ये 2 के पावर 1 है तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 855/3। क्या हो जाएगा, 2 के पावर 855/3। जब पावर विषम हो तो जब पावर विषम रहता है तो बेस में ही पावर से भाग दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और ये प्लस 3, यानी कि कितना आ जाएगा, 5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक खिलौने को 1125 रुपये में खरीद कर 16% हानि पर बेचा गया, तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या था। कितना परसेंट हानि पे लॉस हुआ, 16%। 16% का मतलब होता है 16/100, यानी कि 4 चौके 16, 4 से 25, यानी कि 4/25। नीचे वाले को हम कॉस्ट प्राइस लेते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस जोड़ लेते हैं, और माइनस होता है तो इसको माइनस करके सेलिंग प्राइस लिखते हैं। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा, 25 रुपये का सामान आप 21 रुपये में बेच रहे हैं, हमारे पास आ गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 1125, यानी इसका कितना गुना है, 45 गुना है। तो 1125 तो 21 का भी 45 गुना कर देंगे, 945 हमारा क्या आ जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि एक अलमारी के एक खाने में अर्थशास्त्र की 4 किताबें हैं। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की 4 किताबें हैं। ठीक है, मैनेजमेंट की 3 किताबें हैं, मैनेजमेंट की 3 किताबें हैं, और सांख्यिकी की 4 किताबें यानी स्टैटिस्टिक्स की 4 किताबें रखी गई। अब इन किताबों को इस प्रकार सजाया जाए ताकि अर्थशास्त्र की सभी किताबें हमेशा एक साथ हों, यानी ये एक साथ होनी चाहिए, ये कहीं भी आ सकता है। तो टोटल ये कितना है, 7 किताब ये है, और इसको 1 मान के चलिए। तो हम इसे कैसे सजा सकते हैं, फैक्टोरियल 8 गुना फैक्टोरियल 4, यानी कि ये चारों एक साथ आएगा, बस इसका गुना कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। फैक्टोरियल 8 गुना फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा, 8 7 6 5 4 3 2 1 गुना 4 3 2 1। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि एक सिलाई मशीन बनाने वाली कंपनी दुकानदार को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, परंतु दुकानदार उसके अंकित मूल्य को 20% और बढ़ाकर अंकित करता है, फिर उसे 10% की छूट दे देता है। इस प्रकार दुकानदार को 140 रुपये की बचत हो जाती है। तो सिलाई मशीन का अंकित मूल्य क्या था? पहला क्या करता है? 20% डिस्काउंट देता है। पहला में 20% डिस्काउंट मिलता है। ये क्या करता है? 20% जोड़ के उसके बाद 10%, 20% जोड़ देता है, उसके बाद 10% का डिस्काउंट देता है। हम इन दोनों में सक्सेसिव रूल लगाएंगे। सक्सेसिव क्या कहता है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, यानी कि 20% पहले तो प्रॉफिट जोड़ता है, फिर 10% डिस्काउंट देता है, फिर 20 गुना 10 बटा 100, यानी कि 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 20 माइनस 12, यानी उसको यहाँ कितना परसेंट का फायदा होता है? 8% का फायदा होता है। यहाँ 20% डिस्काउंट देता है, फिर 8% का फायदा लेता है, टोटल कितना होता है? 28% का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में 140 के बराबर है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ से 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 500, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि एक व्यक्ति अपने आमदनी का 20% हिस्सा रोजमर्रा चीजों पर बचे हुए का 15% घर किराए पर करता है। इसके बाद उसके पास 11,560 रुपया बचते हैं, तो उसकी आमदनी क्या होगी? देखिए 100% कोई भी अपने आदमी कमाता है, इसका 20% खर्च करता है रोजमर्रा पे, अब बच गया कितना? 80%। अब 80% का 15% खर्च कहाँ करता है? घर किराए पे। तो 20 चौक 80, 20 5 100, 5 या 15, 3 चौक 12, यानी कि 12% कहाँ पे खर्च करता है? तो अपने किराए पे। ये कितना हो गया? 20 12 32, यानी 100 में से 32% खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है? 68%। यानी यही 68% का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया है? 11,560 दिया है। तो यहाँ से 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1% का वैल्यू आ जाएगा 170। तो 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा? 17,000 आ जाएगा। यानी कि कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हमारा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि x अक्ष पर बिंदु -2 6 का प्रतिबिंब क्या होगा? अब देखिए ये एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये माइनस का x एक्सिस है, ये प्लस का x एक्सिस, ये आपका सही से इसको बनाना, ये x एक्सिस, ये y प्लस y ऊपर आता है, माइनस y नीचे आता है। अब हमसे कह रहा है x -2 और 6 की बात की गई है, यानी x माइनस में है, तो मान लीजिए x यहाँ पे हो, 6 यहाँ पे हो, तो इन दोनों का एक्सिस कहाँ बनेगा? पॉइंट ये आपका यहाँ बनेगा, यानी ये बिंदु -2 और 6 है। अब मान लीजिए यहाँ आपने प्रतिबिंब क्या लगा दिया? दर्पण लगा दिया। जब आप यहाँ दर्पण लगाएंगे तो ये वाला वैल्यू कहाँ पलट के आ जाएगा? ये वैल्यू यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके क्या बनेगा? -2 और -6, यानी इस एक्सिस, इस एरिया में x भी माइनस है और y भी माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? दोनों माइनस हो जाएगा। तो -2 और -6 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि नीचे दिए गए चित्र में O केंद्र वाला एक वृत्त है, AB एक जीवा है और OM एक लंब है, जो वृत्त में बिंदु C पर मिलता है। यदि कोण AOC 80 डिग्री है तो कोण MCB का मान ज्ञात कीजिए। ये एक वृत्त बनाया हुआ है, ठीक है, ये इसका केंद्र है, यहाँ से एक दिया गया C, यहाँ से एक इस तरीके से काटा हुआ है, ठीक है, और ये आपका ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट, ठीक है। इस कोण का मान 80 डिग्री दिया है, तो इस कोण का मान क्या होगा? M, ये आपका पॉइंट M है जो 90 डिग्री है, ये आपका B है और ये A है, ये O है। देखिए जब वृत्त के
केंद्र पर अगर कोई चीज, देखिए इस तरीके से अगर बना है, जब वृत्त के केंद्र पर अगर थीटा होता है ना, जब वृत्त के केंद्र पर, तो वृत्त पे बना ये θ/2 होता है, ये एंगल। इस चीज को आप जानते होंगे अगर पढ़ेंगे तो। ये अगर थीटा होता है तो ये वृत्त के केंद्र पर बना कोण अगर थीटा होता है तो ये कोण वृत्त पे बना कोण क्या होता है, θ/2 होता है। यानी कि ये वाला कोण अगर 80 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। जब ये 40 डिग्री है और ये 90 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए, ये कोण होना चाहिए 50 डिग्री। बात को समझिएगा। तो यही तो कौन पूछ रहा है कि एमसीबी कोण का क्या मान होगा, तो कोण एमसीबी का मान क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। अब देखिए शून्यकों की संख्या, अगर किसी भी शून्य की संख्या आपको निकालना है तो उसमें 2 और 5 का रहना जरूरी है, क्योंकि 2 और 5 रहेगा तो ही ये गुना होकर क्या बनाएगा, शून्य बनाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर 5 के पावर 10 हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यानी कि ये 5 के पावर 10 और ये कितना है, 10 फैक्टोरियल इसे हम कह सकते हैं। तो 10 में 5 से इस 10 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो 2 5 10, क्या बचा 5। फिर 5 में 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, क्या बचा 1। यानी कि 5 2 1, यानी कितना हो गया 8 संख्या। यानी कि 5 के पावर 10 इंटू 2 के पावर 8, यानी कि 5 का 2 का भी रहना जरूरी है। तो 2 कितना बार रह रहा, 8 बार रह रहा है। यानी कि शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि 12, 15 और 18 की कतारों में एक समान सैनिक हो और उन्हें संपूर्ण वर्ग में भी सजाए जाने की न्यूनतम सैनिकों की संख्या क्या होनी चाहिए। 12, 15, 18। सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 2 दूना 4, 5 2 3 6। इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, 7 3 180, यानी कि 180 हो गया। ठीक है, लेकिन 180 हमारा एलसीएम हो गया। अब ऑप्शन में देखेंगे कि 180 का मल्टीपल कोई है क्या, तो 180 के मल्टीपल एक ही दिख रहा है। अगर इसमें हम 5 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, जो 30 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कितने संख्या की जरूरत होगी, तो 900 का। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 25 कि ए बी और सी एक साथ एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी एक काम को 45 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ये 25 है। ए प्लस बी प्लस सी एक कार्य को 45 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। यदि ए और बी कार्य करते हैं तो उन्हें कितना दिन लगता है, 54 दिन लगता है। और बी और सी कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में, बी और सी कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में 90 दिन का समय लगता है। यदि बी ने अकेले कार्य किया तो उसे कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। 45 54 90 का एलसीएम क्या ले सकते हैं, 45 दूना 90, 9 3 27, 54 54 5 25 हाँ, यानी कि 270 इसका हम एलसीएम ले लिए। तो क्षमता इन लोगों की क्या हो जाएगी, कार्य करने की क्षमता हो जाएगी 45 दूना 90, यानी कि ए और बी की क्षमता हो जाएगी 6 और ए प्लस बी की क्षमता हो जाएगी 5। क्या हो जाएगी 5। और बी प्लस सी की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी 270/90, यानी कि 3। अब हमसे बोला, यहाँ पे देखिए हमसे पूछा है कि बी ने अकेले कार्य किए तो उसे कितने दिन कार्य करने में पूरा लगेगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का कार्य कितना है, 6 दिन का है। तो बी प्लस सी अकेले कितना दिन, बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना है, 3
तो यानी ए का कार्य क्षमता कितना हो गया 3। अब जब ए का कार्य क्षमता यहाँ पे 3 हो गया और बी का कार्य क्षमता यहाँ से क्या हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ बी का क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया कि बी का कार्य क्षमता कितना है 2 के एफिशिएंसी से बी कार्य करता है। तो बी 270 काम 2 के एफिशिएंसी से कितना दिन में कर देगा, तो 135 दिन में समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।